हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से हम लोग करने वाले हैं अपने एसएससी जीडी का, जो हम लोग कर रहे थे अपनी इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के थ्रू जीके जीएस को कंप्लीट। तो हम लोग फिर से वही करने वाले हैं। चलिए, आज हम लोग का क्लास कौन सा होगा, इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोग का छठा क्लास है। अगर इससे पहले वाला क्लास, यानी कि आपने पाँचवा क्लास, चौथा क्लास, तीसरा, दूसरा और फर्स्ट, इन सारे क्लासेस को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए और आप भी जीके में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो हम लोग थोड़ा सा, जो पहली बार आया है उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें हम लोग करते क्या है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर को डिस्कस करते हैं, और डिस्कस ऐसे वैसे नहीं किया जाता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें बताता हूँ ना, वो डायरेक्ट एग्जाम का ही पूछा हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, उसके साथ डिस्कस करते हैं। और प्लस में हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में कुछ थ्योरी भी पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ज़रूरत जहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे हम लोग थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं। जिससे कि अगर आपने किसी भी बुक से, या कह लो कि लूसेंट वगैरह से, अगर थ्योरी नहीं भी कवर किया है, तो आपको उसके लिए भी भटकना ना पड़े, आपका एक ही वीडियो में सारा का सारा चीज़ हो जाए। तो भाई इतना चीज़ करने के लिए करता हूँ, तो इसमें थोड़ा मेहनत तो लगता है, और उस मेहनत के लिए के बदले मैं आपसे कुछ बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, पैसा वैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस एक छोटा सा लाइक मांग रहा हूँ। तो भाई एक लाइक कर दो। और क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो भाई ये कर देना। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कवर, क्या जीडी वाली जीएस करते हैं, जो कि बस जीडी के लिए इम्पोर्टेंट हो, फिक्स उसी को हम लोग कवर करते हैं। और डेली ये वीडियो जो है 9 बजे अपलोड हो जाता है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का कौन सा सेट होगा, तो आज हम लोग सेट 7 लगाने वाले हैं। इससे पहले का जितना भी सेट है वो हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग सिर्फ सेट 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि पूछा गया है 11 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को, यानी कि राज्य की जो काउंसिल होती है, उसको किस रूप में, उसको, राज्यों के परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो राज्यों के जो परिषद होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा भी बोलते हैं। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आपको पता होगा, 1857 में आपका बम्बई विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों के स्क्रीन पे, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगर शुंग वंश की स्थापना पूछा गया है, तो आपको मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका अंतिम रूलर कौन था। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम देवभूति था। शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम था देवभूति। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में कार्यबल यानी वर्क फोर्स आबादी में डैश के लोगों को शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए भारत में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, अगर कोई बच्चे, आदमी है या कोई बालक है जो एज 14 वर्ष है, या फिर 14 वर्ष से कम है, तो उसको हम लोग वर्क फोर्स में काउंट नहीं करते हैं। ये वर्क फोर्स कार्यबल में काउंट कब किया जाता है, जब हमारे यहाँ सेंसस होने लगता है, यानी जनगणना होता है। तब हम लोग जो बेरोजगारी को गिनते हैं ना, कि कितना आदमी बेरोजगार है, उसमें हम लोग जो 14 वर्ष से कम लोग होते हैं, उनको हम लोग नहीं काउंट करते हैं वर्क फोर्स यानी कार्यबल के अंदर। 14 वर्ष के बच्चे को, या फिर 14 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, उनको काउंट नहीं करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हम लोगों का, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बोल रहा है, जब तक कि 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा उसका जो भुगतान, क्या मतलब, तो उसके उस पे कोई भी उसका प्रतिफल के रूप में जब तक भुगतान 50 लाख से ऊपर नहीं होगा, तब तक उन शिकायतों का विचार करने का अधिकार नहीं होगा। अगर 50 लाख से कम है, तो उपभोक्ता संरक्षण नियम के अनुसार जिला आयोग उस पर विचार नहीं करेगा। अगर 50 लाख से ज़्यादा है, तो उस पर विचार करेगा। सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया, कि अगर 50 लाख रुपए से कम होता है, या फिर 50 लाख रुपए तक होता है,
तो उस पर जिला आयोग विचार करेगा, और उससे अगर ज़्यादा होता है तो उस पर जिला आयोग विचार नहीं कर पाता है, उसके लिए उसको फिर अदर अथॉरिटी को भेजना पड़ता है। चलिए, छठा क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2022 में। तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार, अगस्त 2022 में किया गया जो घोषणा था उसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक, आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को 2022 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया था आईएमएफ का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य। देखो, मौलिक कर्तव्य पूछा है, और अगर आपने कल क्लास किया है तो आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो आपको पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य भाग 9A में है, और इसको जोड़ा गया था कब? इसको जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। 73वां में किसको जोड़ा गया था? पंचायत को जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल कौन कौन से हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद, अनुच्छेद का बात करेंगे तो आर्टिकल 243 में ये मेंशन है। 243 का ए से ओ तक जो है, इसमें है पंचायत, ठीक है। इसमें एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा गलत चला गया, और सॉरी, मुझे लगा यहाँ पे मैं ये बताने लगा इसको, क्या है आई, मैं म्यूनसिपैलिटी एंड नगर पालिका के बारे में बताने लगा। ये मौलिक कर्तव्य है, सॉरी, मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका भाग 4A में है। क्या हो गया, रुको थोड़ा सा, लैपटॉप मेरा हैंग कर रहा है, जैसे ये फिर काम करता है फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य मैं वर्बली बोल देता हूँ। मौलिक कर्तव्य जो है आपका किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य आपका आर्टिकल, अरे यार, मौलिक कर्तव्य आपका भाग कितने में है? तो भाग 4A में है, ठीक है। और किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 51A में, 51A में है, ठीक है। और इसके बारे में क्या जान सकते हैं, बस इतना ही। और है ये कितना? तो ये 11 है। और अगर मौलिक कर्तव्य पूछा है नंबर में कितना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार, या पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा, कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। ये हम लोगों ने कल देखा था। मौलिक कर्तव्य देख रहे हैं तो मौलिक अधिकार भी देख लेते हैं। ये आपका भाग 3 में है। आर्टिकल कौन कौन से, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद जो है, मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद इसका 12 से 35 तक में अनुच्छेद है इसका। और ये कितने हैं? तो ये मौलिक अधिकार आपका 6 है, ठीक। चलिए, अगला देखते हैं। राजेश्वर शौकिया बारबायान डैश नीति से संबंधित है। तो अगर आपने दूसरा, शायद हाँ, सेकंड क्लास देखा होगा, अगर आपने सेकंड क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि राजेश्वर शौकिया किस नीति से संबंधित है। तो ये क्षत्रिय से संबंधित है। ये मैंने सेकंड क्लास में बताया था। तो इस तरह आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रहता है तो आपको ये सब याद करना बहुत ही ईजी बन जाएगा, आपको ये सब अटैम्प्ट करना बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर पढ़ते हो आप, तो आपका सिलेक्शन होगा, ये पक्का है। चलिए, नवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? अगर आपके पास ऑप्शन होता तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या था? ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग अभी 10th क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे ग्रामीण बैंक है, तो स्टेट ग्रामीण बैंक होता है ना, तो बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक हैं उनके संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों के संस्थापक हैं। तो हम लोगों ने 10वां क्वेश्चन कर लिया है। इस बात के लिए भाई एक बार लाइक कर दो, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो। चलिए, 11th क्वेश्चन और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और 11th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो जो सिरका होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है।
चलिए कुछ अम्ल को देख लेते हैं। अब अम्ल से क्वेश्चन बनाया तो कुछ कुछ अम्ल भी देख लेते हैं। आपका सबसे पहले सिरका का पूछ लिया ना। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और क्या क्या होगा? और हम लोग देख लेते हैं एक चींटी का डंक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जब चींटी काटती है ना, तो चींटी के डंक में अम्ल होता है फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड बोल देते हैं, मिथेनोइक एसिड। और क्या? एक तो चींटी हो गया, और एक देख लेते हैं सेब। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में होता है मैलिक एसिड। क्या होता है? मैलिक एसिड। और अंगूर, अंगूर में कौन कौन सा अम्ल होता है? ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अंगूर में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। और एक देख लेते हैं दही, या फिर दूध बोल लो, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। ठीक, तो चलिए इतना काफ़ी था। अगला देखते हैं। अगला है ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफानें आते हैं, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। हिमवृष्टि मतलब ओलाबारी। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना के इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में इसे बोलते हैं काल वैशाखी। क्या बोलते हैं? काल वैशाखी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी? ये अगेन इसका क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर का, जो अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आंसर जान लेते हैं, क्योंकि वो एसएससी कुछ भी कर सकती है। गुलाम नबी आज़ाद। चलिए 14 नंबर देखते हैं। डैश इज इक्वल टू अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, तो आपको यहाँ से सकल से अनुमान लगा लेना चाहिए था। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में, यानी 1984 में हुआ था। चलिए आपको ये बताना है जीडीपी को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आप अगर बता दीजिए कमेंट करके, जीडीपी को किस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य का है? ये आपका केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव, ये आपका कहाँ का है? केरल का ये उत्सव है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी एक डैश है। विटामिन सी क्या है? तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, विटामिन से क्वेश्चन था, लेकिन कुछ 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 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाह कर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, अगर आप तुक्का लगा के किसी का सही हुआ हो तो हुआ हो, बाकी ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बन जाता था। शतरंज के वर्गाकार खानों को, 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो शतरंज के जो खाने होते हैं ना, ऐसे बने होते हैं शतरंज में, अगर आपने कभी देखा हो तो इस तरह के होते हैं। इनमें जो 36 पंक्तियाँ होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंक। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? भोपाल, बेंगलुरु, कश्मीर या सूरत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु जो है आईटी में बहुत आगे है। तो आप अगर गेस लेना था, तुक्का लगाना था, तो आप बेंगलुरु को ही तुक्का लगाते हैं। चलिए गिरिदा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है। देखो कितना पूछ अंदर जाके पूछ लिया है, तो इसीलिए इसको हल्का में नहीं लेना है कि जीडी है ऊपर ऊपर से पूछ लेगा। देखो आपको तो सबसे पहले अगर याद करते, कोई अगर याद करता कैसे याद करता कि गिरिडा कहाँ का लोक नृत्य है, लेकिन इसने क्या पूछा है? गिरिडा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, और ये मनाया कब जाता है। देखो कितना डीप में जाके पूछा है, तो इसीलिए ये एसएससी है, इसका लेवल इतना आसानी से हम लोग नहीं नाप सकते हैं। तो बस हल्का हल्का पढ़ के जाओगे तो भी प्रॉब्लम कर देगा। तो गिरदा आपका किस वर्ष मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो सर्दी के दौरान मनाया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और भाई क्या दूसरों के साथ थोड़ा शेयर कर दो, चैनल का अभी तो डाउन चल रहा है। दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे चैनल का थोड़ा रीच बढ़ जाएगा और लाइक भी कर देना।